कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, व्हाट आर वेक्टर्स बेसिकली, फिर व्हाट इज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कल हमने देखा कि देयर इज अ लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका बेस्ट है, और उसमें आपको तो एक है आपका ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा आपका पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। तो ट्रायंगुलर या पॉलीगॉन लॉ दोनों में आपको ड्राइंग से मामले को निपटाना पड़ेगा, ठीक है। बेटा उसको थोड़ा सा ऐसे बंद करके, ठीक है। लेकिन आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है वो प्रॉपर है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स ए और बी है और उनके बीच में आपको थीटा एंगल मालूम है, तो आप विदाउट ड्राइंग एनी वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, उसके बीच में जो रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा एक के साथ, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक बार जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे काम करता है। पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगुलर लॉ उतना ज्यादा काम में नहीं आने वाली चीज है, ठीक है, लेकिन आपको यहां पे इसको समझना पड़ेगा। तो आपका लेट्स से एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच में एंगल, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं, तो लेट्स से अभी जब एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इसका मतलब टेल से टेल का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, टेल से टेल का एंगल थीटा है। तो ये हो गया भाई साहब आपका वेक्टर ए। सो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये टेल से टेल हमने ज्वाइन किया है, ये थीटा हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम क्या जानते हैं कि अगर आप किसी वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऑफ सेम लेंथ, तो वो इक्वल वेक्टर होता है। मतलब अगर इसी ए को उठाकर हमने इधर डाल दिया सेम लेंथ का, तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। इसी बी को उठाकर अगर हमने इधर डाल दिया सेम लेंथ का, सो इट विल बी अ इक्वल वेक्टर, ठीक है, ओके। सो लेट्स से बिना किसी एंगल को चेंज किए हमने पैरेलल लाइन डाला यहाँ पे, ठीक है, इसका एक क्लोन क्रिएट कर दिया भाई साहब और इधर ज्वाइन किया, तो अपना क्या बन गया भाई साहब, व्हाट विल दिस बी, ऑब्वियसली दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसको क्या लिखते हैं अपन, मॉड ऑफ ए। मतलब अगर मैं स्केल निकाल के बाकायदा इसको मेजर करूं, सो दिस विल बी मॉड ऑफ ए, ठीक है। इसमें आपका वेक्टर बी है, अगर मैं सिर्फ स्केल निकाल के इसको मेजर करूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है, मॉड ऑफ बी, ओके। अभी मैंने क्या कर दिया भाई साहब, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। लेट्स से इस लाइन को अपन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। लेट्स से इफ वी हैपन टू एक्सटेंड दिस लाइन एंड इफ वी हैपन टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। आपका भाई साहब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया इधर, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। मुझे बताओ ये वेक्टर बी है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी भाई साहब क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, और इसका लेंथ कितना होगा, द लेंथ विल बी हाउ मचम पीपलम, ये लेंथ अगर मैं देखूं, दिस लेंथ विल बी हाउ मचम, दिस लेंथ विल बी मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। इसी तरह से भाई साहब ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका ए, तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इस ये लेंथ आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए, और ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा ए, ये वेक्टर ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ये वाला लेंथ हो गया। अभी देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, जस्ट इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, थीटा, ठीक है। और ये ए है और ये बी है, लेट्स से इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट है वो लेट्स से ये रिजल्टेंट है, तो ए और बी का भाई साहब रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली वेक्टर आर विच इज द रिजल्टेंट, ठीक है, ओके ओके। चलिए फटाफट करते हैं भाई साहब। अभी हमको मालूम है, देखो ये वाला क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है, लेट्स से इसको अपने परपेंडिकुलर लिखा, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज विच इज बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है मॉड, सॉरी, साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स बेसिकली व्हाट, साइन ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर को बच्चा पार्टी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे h मतलब क्या हो गया बोलो, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, मॉड ऑफ, ये आपका मॉड ऑफ बी है, ठीक है। सो दिस विल बी मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये इसका लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है,
ओके अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बेस है, लेट्स से दिस इज द बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स बेसिकली इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ थीटा। तो बेस हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया बोलो, हाइपोटेन्यूज हो गया मॉड ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर भाई साहब मैं इसको ले लूं यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मचम पीपलम, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ बी साइन थीटा और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। ओके अभी लेट्स से आपका ये वाला जो एंगल है वो है अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा बच्चा पार्टी, अल्फा इज द एंगल which the resultant r makes with the base. Are we clear on this one people? With the base या हम बोल सकते हैं with vector a, ठीक है, क्लियर है। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है, तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब o, ये हो गया भाई साहब आपका a, और ये हो गया b, ठीक है, और लेट्स से हमने इसको लिख दिया x, ठीक है। सो इन ट्राइंगल कौन सा, OXB, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OX का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे भाई साहब, सिंपल देखो, ये OB मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो परपेंडिकुलर है आपका, सो दिस प्लस दिस का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर मतलब बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, R मॉड का स्क्वायर, ठीक है, R मॉड का स्क्वायर। OX का स्क्वायर बच्चा पार्टी कितना होगा, OA प्लस AX, दैट इज मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा इस पूरे का भाई साहब स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ B साइन थीटा का, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा प्लस, ठीक है, मॉड ऑफ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो अभी भाई साहब अगर इसको करने हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, ऐड करेंगे। तो ये हो गया भाई साहब आपका मॉड ऑफ A का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और ये, तो अपन यहाँ पे मॉड ऑफ B का स्क्वायर, साहिल इधर ध्यान दे, साहिल सो मत, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। भाई देखो अपने को आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो दिस विल बी हाउ मच, मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, R मॉड का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर मॉड ऑफ R ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। क्लियरम पीपलम, ओके। अभी अपन बात करेंगे भाई साहब tan ऑफ अल्फा की, ठीक है, tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस bx बाई भाई साहब ये हो जाएगा OX, है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताओ भाई साहब कितना हो गया, मॉड ऑफ B साइन ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया A प्लस मॉड ऑफ B कॉस थीटा, ठीक है, A मॉड प्लस B मॉड कॉस ऑफ थीटा। सो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका अल्फा। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बोलो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, एंड एंगल अल्फा is equal to tan inverse of mod of b sin theta upon mod of a plus mod of b cos theta, ठीक है, एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ये कल हमने डेरिवेशन किया था, जस्ट अ रीकैप ऑफ इट। ओके, नाउ वी विल कम टू बेसिकली यूनिट वेक्टर्स। तो इस यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो पहले भाई साहब यूनिट वेक्टर समझिए ना भाई साहब, समझने को बोल रहे हैं तो समझिए भाई साहब, ठीक है। तो लेट्स से देखो, अगर कोई डायरेक्शन है, ये समझ लो कोई डायरेक्शन है, ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, या लेट्स से आपका एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, क्या एक्स एक्सिस को भी अपन एक वेक्टर मान सकते हैं? डेफिनेटली यस, क्योंकि भाई साहब उसका मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे भाई साहब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है इसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, और एक्स एक्सिस पे आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ऐसे लिखेंगे आई कैप, ठीक है। दिस इज बेसिकली वैल्यू, दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैंने बोला 4 आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 1 2 3 4, यहां तक आपका वेक्टर होगा, दिस विल बी द वेक्टर, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई साहब 2 आई कैप, तो भाई साहब आपका वेक्टर कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा। अगर मैंने बोला भाई साहब -2 आई कैप, तो आपका वेक्टर कहां से कहां तक होगा भाई साहब, इस तरफ हो जाएगा वेक्टर फिर, ठीक है। सो दिस विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया ये 1, ये 2, ये हो जाएगा -1 -2, तो ये हो जाएगा आपका जो वेक्टर है -2 आई कैप, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे। इसी तरह से भाई साहब वाई एक्सिस पे आपका एक वेक्टर होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नामकरण करें अगर हम, तो वो कितना हो जाएगा, बोलो वाई एक्सिस पे, तो ये होता है आपका जे कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा है, -1 -2 -3 -4 ऐसा है। अगर मैं बोलूँ आपको 2 जे कैप, तो 2 जे कैप ये हो गया भाई साहब, मतलब यहाँ तक ये वाला वेक्टर 2 जे कैप का हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भाई साहब यहाँ पे -1.5 जे कैप, तो ये हो गया 1.5, तो ये हो गया आपका -1.5 जे कैप, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से भाई साहब आपका एक और तीसरा एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल प्लेन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस इस तरफ नहीं है, आपकी तरफ है, एक्स वाई, और आपकी तरफ जो एक्स एक्सिस है वो हो गया जेड एक्सिस, या आपसे हटके जो एक्सिस है। मतलब इफ यू आर रेफरिंग टू एन एक्सिस व्हिच इज कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू, बोथ आर ऑन जेड एक्सिस। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, जैसे एक्स ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, वाई ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, वैसे आपकी तरफ आता हुआ वेक्टर जेड पॉजिटिव, आपसे दूर जाता हुआ वेक्टर जेड नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा के कैप इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर। सो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो अगर हमने समझो, जैसे पहले इसको समझो, एक्स और वाई में अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लेट्स से कोई वेक्टर है ए, और ये है भाई साहब आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अभी के को मैंने ले लिया है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, क्योंकि 3 डायमेंशन को आप पूरा महसूस नहीं कर पाएंगे, पहले आप 2 डायमेंशन में खेल लीजिए, ठीक है। तो 2 आई कैप मतलब इधर से, और यहाँ पे 1 2 3, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3, ये हो गया आपका 2, ठीक है।
तो मैं अगर ऐसे वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इधर से मैंने परपेंडिकुलर लिया, इधर से भाई साहब परपेंडिकुलर लिया, तो आपका यहां से जो वेक्टर जा रहा है, ठीक है, दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। मतलब ये जो डायरेक्शन है, मतलब अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहां से यहां, सो दिस विल बी बेसिकली द वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया आपका वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल प्लेन भी है। समझ लो भाई साहब, मैंने उस कोने से इस कोने को पकड़ लिया, तो आपका भाई साहब एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है और जेड एक्सिस भी आ रहा है। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में आप किसी वेक्टर को ऐसा देखोगे, समझ लो कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ऐसा, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ अ वेक्टर बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड। तो आपका i कैप, j कैप, k कैप आर बेसिकली वेक्टर्स अलोंग द x, y एंड z एक्सिस। ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ठीक है, सो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, तो आप देखो भाई साहब, वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड हैविंग डायरेक्शन एज सेम एज द गिवन वेक्टर। मतलब देखो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, जब हम 0 से 1 में मूव कर रहे हैं तो एक यूनिट, 1 से 2 में x एक्सिस में ले लो, y एक्सिस में ले लो या z एक्सिस में ले लो। यूनिट मतलब क्या होता है, एक यूनिट का डिस्टेंस और उस डायरेक्शन में मूव करना। मतलब अगर मैं 0 से 1 पे मूव कर रहा हूं तो एक यूनिट वेक्टर, 1 से 2 पे मूव कर रहा हूं तो एक यूनिट वेक्टर, 2 से 3 पे मूव कर रहा हूं तो एक यूनिट वेक्टर अलोंग x, y और z एक्सिस। दैट्स व्हाट वी प्रिसाइसली मीन बाय यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। सो वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, 1, ठीक है, इज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे समझ लो कोई भी वेक्टर है a, ठीक है भाई साहब, देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं कोई वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये वेक्टर a है, इसको अपन क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a, तो a कैप। जैसे जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि x एक्सिस में एक वेक्टर है अलोंग 2, द लाइन 2, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, ये आपका भाई साहब 2i कैप, ये हो जाएगा ना भाई साहब। सो दिस विल बी द वेक्टर। सो वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, दिस इज बेसिकली द वेक्टर। ठीक है, ये है भाई साहब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया भाई साहब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है भाई साहब आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of A, in the direction of A। अभी भाई साहब ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, x एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, y एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है और z एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। x एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो j कैप और z एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो k कैप। अगर कोई भी एक्सिस नहीं लिया है तो ऐसे भी आप भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में कोई भी एक्सिस अगर नहीं लिया, नो एक्सिस इज टेकन, ठीक है, नो एक्सिस, तो भी आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा भाई साहब आपका a कैप। लेट्स से कोई वेक्टर है a, तो उसका भाई साहब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a विल बी a कैप। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन? ठीक है, ओके। सो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये भाई साहब क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन i, j and k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y and z। ठीक है, तो आप देखो अगर मुझे किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना है तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, समझो समझो आपका यहाँ पे x एक्सिस में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, i कैप, ठीक है, इनटू वेक्टर, वेक्टर है भाई साहब आपका 2i कैप और इसका मॉड क्या है 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो i कैप आ गया। तो इसीलिए किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू, मतलब आपका देखो वेक्टर है ये, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो भाई साहब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी द वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मॉड वैल्यू। ठीक है, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मॉड वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये है भाई साहब यूनिट वेक्टर का खेल। ठीक है, आपको बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे, जैसे आपका अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो आपका भाई साहब कैसे दिखेगा, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ऐसा दिखेगा। ठीक है, समथिंग और दी अदर लाइक दिस। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके।
ओके, सो अपन ने इन चीजों को देखा है। देखो, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन 3 तरीके से होता है। एक हो गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हो गया भाई साहब आपका पैरेललोग्राम लॉ जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और तीसरा हो गया आपका पॉलीगॉन लॉ। सो पैरेललोग्राम लॉ इज द प्राइमरी थिंग दैट वी एक्चुअली यूज। ठीक है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? देखो, अगर ए और बी को अपन ऐड कर रहे हैं तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको इधर कर लो, है ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो देखो, आप बोलोगे भाई साहब अभी हमने सब्ट्रैक्शन तो सीखा नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे है आपका कोई वेक्टर ए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर अगर देखना है तो इट्स नथिंग बट लेट्स लुक एट दिस। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब इसका वेक्टर बी। लेट्स से ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। तो आपने देखा भाई साहब अगर हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है, तो ए प्लस बी का आपने क्या निकाला भाई साहब? आर, जिसका हमने वैल्यू निकाला। अगर समझ लो तुमको ये करना है ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, बी के डायरेक्शन को क्या कर देना है? रिवर्स कर दो, तो माइनस बी हो जाएगा। इस तरफ अगर प्लस बी है तो भाई साहब यही लाइन अगर आप इस तरफ खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा माइनस बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है भाई साहब। देखो ये वाला रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला रिजल्टेंट हो गया आपका आर, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा लेट्स से आर डैश। समझ में आ रहा भाई साहब? ये वाला रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा? मतलब ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट है, तो ये हो गया आपका आर डैश। लेट्स से मुझे बता सकते हो आर और आर डैश में कितना एंगल होगा? कैसे कीजिए, कीजिए इसको। व्हाट इज द एंगल बिटवीन? तो आपके दो वेक्टर्स हैं भाई साहब, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। लेट्स से इनके बीच में कोई भी एंगल है, ए और बी, इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, ठीक है। आपको यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन करते करते बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं आईआईटी में, नीट में, इस पे बहुत सारे सवाल आए हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड होकर कहीं कुछ पूछ लिया है, कहीं कुछ पूछ लिया है, लेकिन सेंट्रल थीम यही है कि भाई साहब ए प्लस बी। आप जब पीवाईक्यूज करेंगे हम तब देखेंगे। मैंने आपके साथ अभी भी पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं किया है। आईआईटी और नीट में जो पीवाईक्यूज आते हैं वो काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं। पहली बात तो मैं जो नोट्स भेजता हूँ ना, एनसीईआरटी लेवल के नोट्स हैं। आप बोलोगे मैं स्टेट बोर्ड में हूँ तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ूँ? आप किसी भी कंपटीशन के लेवल का एग्जाम जब आप करते हैं, प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, किसी भी प्रोफेसर से पूछ लीजिए, आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली जो आपका एससीईआरटी है स्टेट बोर्ड, वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, लेकिन एनसीईआरटी सेंट्रल थीम है। एनसीईआरटी हैज बीन डिजाइन्ड बाय एनटीए। एनटीए ही आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कंडक्ट करवाता है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बीच बीच में जो भी नोट्स भेजूंगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्लीज गो थ्रू देम। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देखिए, और नहीं हो रहा है तो मुझे पूछिए, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रिजल्टेंट में क्या एंगल है। लेट्स से आपने मान लिया कि इसका रिजल्टेंट है कितना? आर, और इसका रिजल्टेंट है बच्चा पार्टी कितना? आर डैश, ठीक है। क्लियर है? मुझे बता सकते हैं आर की वैल्यू क्या होगी? कुछ पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने पहले भी बोला है कि अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड कर रहे हो तो कोई वेक्टर का कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो बताइए ना भाई साहब, बताइए, अरे जल्दी से बताइए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? शर्मा जी क्या हो जाएगा आर का वाली? जता बताइए फटाक से। ये हो जाएगा क्या? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। ये पढ़ चुके अपन, ठीक है। ओके, आर डैश का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? बोलो ना, बोलो। आर डैश का क्या हो जाएगा? बोलो, जल्दी से बोलना है भाई सृष्टि कुमारी। आर डैश, आर डैश मतलब ए माइनस बी का। जल्दी फटाफट बोलो, बोलो। क्या पहला क्या लिखूं भाई? देखो ये किसके किसके बीच में आर डैश? ए और माइनस बी के बीच में है, तो लिखो भाई साहब क्या जाता है? ए मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 मॉड ऑफ ए, फिर माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे? भला भला। अभी दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा भाई साहब? ये अगर थीटा है
तो अभी ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? बोला 180 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो अभी क्या लिखेंगे? कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो बताइए भाई साहब आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, ये हो गया आपका ए मॉड का स्क्वायर। भाई साहब ये माइनस आपके स्क्वायर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? बी डैश का स्क्वायर। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2, यहाँ पे देखो माइनस आया बाहर। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। और बोलो भाई साहब यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा? बोलो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा क्यों होगा? 180 माइनस थीटा कौन से एंगल में आ रहा है? सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? देखो या तो आप माइनस बी ले लो या तो इस कॉस 180 माइनस थीटा को ले लो। कॉस 180 माइनस थीटा ये कि आप बी को माइनस ही ले लें, तो एक्चुअली में यहाँ पे आप माइनस बी नहीं भी लेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपने अगर एंगल को 180 माइनस थीटा माना है तो ऑब्वियसली आपने माइनस बी ही माना है। इसको माइनस नहीं लोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? ये तो ये प्लस रखते हैं, ये कॉस आपका क्या हो जाएगा? कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 180 कॉस भाई साहब 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो दिस विल बी बच्चा पार्टी कितना? ये माइनस बाहर आया आपका, माइनस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अभी ये आर और आर डैश में अपने को रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब करते हैं। अगर अपन ने यहाँ पे आर और आर डैश, तो आर और आर डैश में कितना एंगल हो जाएगा बोलो? हाउ विल बी फाइंड दिस आउट? आर और आर डैश में एंगल कितना हो जाएगा? अरे बोलेंगे भाई साहब, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो आर डैश का और आर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? भाई साहब भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोनों का, डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ डायरेक्शन नहीं, विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे ये ऊपर का उड़ जाएगा भाई साहब। तो ए का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2a मॉड बी मॉड, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर माइनस 2a मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बोलो? 4a मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा। इसको इधर लिया भाई साहब, ये हो गया कितना? 0। ठीक है, तो इसका मतलब इन सब का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्या 4 0 है? भाई साहब नहीं। ठीक है, ए मॉड, क्योंकि वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए मॉड भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी भाई साहब 0 नहीं होगा। बी मॉड, ये भी भाई साहब 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और ये कब होगा भाई साहब? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, वेक्टरों के बीच में भाई साहब एंगल कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आते हैं अपन। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखो 3 फोर्सेस हैं, इसको करना है, बोर्ड्स में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, देयर आर 3 फोर्सेस। व्हाट आर द 3 फोर्सेस? F1, we know that force is first of all a vector. ठीक है, फोर्स आपका भाई साहब वेक्टर है। 3 फोर्सेस F1, F2 and F3 each of magnitude 10 Newton are acting at a point as shown in the figure. ठीक है, तो देखिए भाई साहब फोर्सेस का डायरेक्शन देख लीजिए ठीक से। F1 इधर एक्ट कर रहा है, F2 इधर एक्ट कर रहा है, F3 इधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, तीनों का मैग्नीट्यूड भाई साहब कितना है? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और इसका भी भाई साहब है कितना? 10 न्यूटन। आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट O। तो आपका टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट O कितना हो जाएगा? कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करनी है।
देखो यहां पे एक चीज को समझो कि अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समझ में आ रहा है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ये अगर आपका है थीटा, दिस वैल्यू अगर थीटा है, तो अपने को मालूम है भाई साहब क्या होता है, ये लेट्स से बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया लेट्स से परपेंडिकुलर, ठीक है? तो आपका cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, बोलिए ना बोलिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, है कि नहीं? साइन थीटा कितना होता है भाई साहब आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी इन दोनों को लेकर चलना है, ठीक है? क्लियर है? ये आपका F1 फोर्स है, समझ लो भाई साहब, अगर मैंने इधर से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, क्लियर है, परपेंडिकुलर डाला, तो यहां पे बोलो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा, ठीक है? मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ये समझ लो बेस है, ठीक है, तो बेस, ठीक है, इफ आई राइट दिस, ध्यान से देखना ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, साइन 30 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी cos 30, आई एम सो सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाउ मच, cos ऑफ 30, ठीक है, ठीक है? तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज cos ऑफ 30, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका F1, ठीक है? तो ये हो जाएगा F1 cos 30। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, कि इसका मतलब हो गया इस तरफ अगर मैं इस वेक्टर को इधर लेकर इसका रिप्रेजेंटेशन करूं, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर्स, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, F1 cos ऑफ 30। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, F1 cos 30, ठीक है? अगर इस वेक्टर का मैं इधर क्या करूं, कंपोनेंट लूं, कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, सो दिस इज नोन एज रिजॉल्विंग। और बहुत ये करने वाले हो तो ध्यान देना भाई साहब, इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि ये आपका बार बार आता रहेगा, दिस इज गोइंग टू कम टाइम एंड अगेन, ठीक है? तो रिजॉल्विंग वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। तो पहला भाई साहब हो गया आपका एक्स कंपोनेंट में इस तरफ, तो ये cos 30 हो गया। लेट्स से अभी अपन ने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ध्यान देना भाई साहब, ध्यान देना, ठीक है? ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, यहां पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला 30 है बोलो, ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 30 होगा कि नहीं, ये वाला 30 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 30, ठीक है? सो आपका परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज F1, ये कितना हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ 30। आर वी क्लियर? तो देयरफॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 साइन 30। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो अभी इसका मतलब क्या, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30, सो दिस परपेंडिकुलर इज F1 साइन 30। तो इसीलिए भाई साहब इसका अगर ये इधर है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट जो है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F1 साइन 30। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाटी, ठीक है? तो जो भी वेक्टर होता है उसका उसके रेंगते हुए कंपोनेंट को एक्स एक्सिस में अपन क्या बोलते हैं, F1 cos 30 और इधर वाले को F1 sin 30, ठीक है? वैसे ही इसका भाई साहब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, F2 है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बोलो, F2 cos 30। भाई साहब देखो ये इधर है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 cos 30, ठीक है? और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, F2 sin 30, ठीक है? एक बार आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तो एक्चुअल वेक्टर्स को आप भूल सकते हो, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट देम, ठीक है? ओके, चलिए पहले अपन वेक्टर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपका जो F1 वाला वेक्टर है वो बेसिकली है क्या, ठीक है? ये है आपका तोड़ जोड़, मतलब अभी आप एक बार आपने रिजॉल्व कर लिया तो इस वेक्टर को ही आप भूल सकते हो, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट दिस। तो आपका क्या हो गया बोलो, F1, ये क्या हो जाएगा, F1 cos 30, ठीक है, प्लस F2 sin 30, है कि नहीं भाई साहब? ये दोनों वेक्टर से बना हुआ है, मतलब ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर से बना हुआ है भाई साहब, ये दोनों वेक्टर, ठीक है? F1 cos 30 एंड F1 sin 30, सॉरी F2 sin 30 क्यों लिख रहा हूं, F1 sin 30, ठीक है? और सिमिलरली F2 वाला जो वेक्टर है वो दो से बना हुआ है, क्या है आपका देखो, F2 cos 30, ठीक है, एंड प्लस F2 sin 30, ठीक है? ओके,
चलिए भाई साहब, अभी ये F1 cos 30, F1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 10 है कि नहीं, F1 की वैल्यू 10 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, चलिए इनटू √3/2, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये कितना होता है, आई कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये आपका आई कैप है, ठीक है, ये आपका जे कैप है, ठीक है। तो ये हो गया आई, क्योंकि भाई साहब इधर वेक्टर है ना, तो आई कैप हो गया। इधर बोलो कितना होगा, 10, वही F1 की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो 1/2, और ये हो गया आपका जे कैप, कैंसिलेशन करो, 2 5 10, तो ये हो गया कितना, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये हो गया आपका भाई साहब F1। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं F2 पे, ठीक है। F2 को आपने रिजॉल्व किया, यहाँ पे F2 cos 30 और इधर कितना आया, F2 sin 30, लेकिन ध्यान रखिए F2 cos 30 किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है। तो इधर अपन यूनिट वेक्टर क्या डालेंगे बोलो, माइनस आई कैप, और ये भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको अपन जे कैप डालेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है, देखो ऑल आर 10 न्यूटन, तो 10 इंटू cos 30 दैट इज √3/2 माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये 2 5 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 1/2, और ये कितना है आपका जे कैप, तो ये हो गया 2 5 10, तो कितना हो गया बच्चा पार्टी, दिस विल बी 5√3 आई कैप, ठीक है। माइनस में, माइनस कहां से आ रहा है भाई साहब, ये माइनस, क्योंकि वो एक्स एक्सेस पे तो है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस, और इधर कितना हो गया बोलो, 5 जे कैप, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं हम F3 वेक्टर में, ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पे F3 वेक्टर कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे, F3 वेक्टर, अगर ये बता सकते हो तो तुम्हारा मतलब वेक्टर का ऑलमोस्ट आधा पढ़ाई हो गया भाई साहब, बताइए F3 वेक्टर कितना हो जाएगा, y किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और F3 मतलब आपका x में क्या है, उसका x में कुछ कंपोनेंट है, अगर x में मैं कंपोनेंट लू भी तो ये क्या होगा बोलो, F3 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, 90 का, तो F3 cos 90 आई कैप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और F3 तो भाई साहब इधर ही है, मतलब y एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल है, 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, F3 क्या हो जाएगा बोलो, ये F3 इस कंपोनेंट में कितना हो जाएगा, F3 इधर F3 है भाई साहब, और क्या है जे कैप माइनस में, समझ में आ रहा है, माइनस जे कैप हो जाएगा, ओके। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा तो 0 हो गया, ये बच गया, यहाँ पे F3 की वैल्यू है 10 और ये हो गया j, तो ये हो गया -10 जे कैप। आपने यहाँ पे क्या किया है, i, j और k कंपोनेंट्स में 3 वेक्टर्स को रिजॉल्व किए हैं। अब भाई साहब कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, ये भाई साहब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो F1 की वैल्यू हो गई 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये हो गया F1 का वैल्यू। F2 का वैल्यू भाई साहब -5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। और F3 का वैल्यू -10 जे कैप, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया, 5√3 आई कैप -5√3 आई कैप, यहाँ पे क्या हो गया बोलो, 5 + 5 10, 10 जे कैप -10 जे कैप, तो दैट विल बी हाउ मच, 0। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, इन तीनों फोर्सेस का 0। मतलब अगर किसी बॉडी पे इन तीनों एंगल से 10-10 न्यूटन के फोर्स लग रहे होंगे तो बॉडी की हिलेगी डुलेगी नहीं, इट विल बी 0, ठीक है। सो आपका आंसर F नेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ वी रिजॉल्व एंड सॉल्व इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे F1 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, F1 की वैल्यू हो गई 5√3 आई कैप, और यहाँ पे हो गया भाई साहब 5 जे कैप, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -5√3 आई कैप, और इधर कितना हो गया 5 जे कैप। F3 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एक तो हो गया भाई साहब 0 cos 90 की वजह से, और दूसरा हो गया भाई साहब खुद ही उसी डायरेक्शन में है जे कैप, तो -10 जे कैप। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हमको F नेट क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है, ओके।
इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? कोशिश कीजिए। नल वेक्टर आपको मालूम है दैट इज जीरो, है ना? कल अपन ने पढ़ा था भाई साहब जीरो। चलिए इसको जरा प्रूव कीजिए। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच। ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक हो गया भाई साहब F1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपका भाई साहब F2 इस डायरेक्शन में और F3 डायरेक्शन में, ठीक है। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेकिंग 120 डिग्री विथ ईच अदर। तो तीनों वेक्टर्स भाई साहब एक दूसरे के से कितना एंगल बना रहे हैं? 120 का। दैट इज बेसिकली अ नल वेक्टर। इसको करने की कोशिश कीजिए भाई साहब, फटाफट नल वेक्टर हो जाएगा ये। देखो पहला वाला इसको लेते हैं, ठीक है, ये वाला अगर हम लेते हैं यहां पे, ठीक है, सो ये आपका F1, ध्यान से देखना, ये वाला हो गया भाई साहब आपका F1 और F2 को उठा के इधर रख दो तो टेल टू टेल कनेक्शन हो रहा है ना भाई साहब? टेल टू टेल कनेक्शन, आर बी अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया भाई साहब आपका F2 और ये हो गया भाई साहब आपका F1, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये F1 जा रहा है, इसको अपन ऐड करने जाएंगे तो इधर इधर कितना हो जाएगा? देखो अगर ये वाला 60 है, मतलब ये वाला कितना है आपका? 120 है ना भाई साहब, ठीक है। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड मेकिंग 120 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। ओके, अभी हम F3 को लाते हैं। F3 भाई साहब डायरेक्टली डाउनवर्ड्स है, इसको उठा के इधर डाल दो भाई साहब, ठीक है। इसको उठा के इधर डाल देंगे अगर हम, सो आपका यहाँ पे कितनी हो गई, ठीक है। अभी तीनों भी वेक्टर्स क्या है भाई साहब? इक्वल है, ठीक है। मुझे बताओ, अरे बताओ ना, ये भाई साहब आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। अरे कहा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन रहा है। ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियरम भाई साहब। और लेट्स से ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस तो हमने पहले से बना के रखा है, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका कितना? F3 है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2। इन दोनों के बीच में एंगल है 120 का, बट ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 का, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? 60 का। मैं अगर ये वाला एंगल की बात करूं, ठीक है, इस वाले एंगल की बात करूं भाई साहब, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये वाला एंगल भी भाई साहब कितना हो जाएगा? 30। और ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 90 का होगा, ठीक है। मुझे बताओ इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इधर, F1 इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? F1 cos 30। और इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? F1 sin 30, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? F2 cos, ये हो गया आपका F2 cos 30 और ये वाला क्या हो जाएगा? F2 sin 30, ठीक है। अभी देखो आपका जो F1 वेक्टर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? दैट वन विल बी F1 cos 30 और क्या? I कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ओके, और बोलो भाई साहब, प्लस F1 sin 30, सॉरी ये वेक्टर नहीं होगा, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ। अगर हमने मुंडी पे एरो नहीं खींचा तो मैग्नीट्यूड है F1 sin 30, ठीक है। चलिए कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे F1 और cos 30 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है भाई साहब √3/2 I कैप प्लस F1 into 1/2, so that is going to be how much? √3/2 F1 I कैप, अच्छा हाँ यहाँ पे पॉजिटिव J कैप होगा, ठीक है, प्लस F1 J कैप, ठीक है। ओके, लेट्स से हमने मान लिया कि ये देखो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि F1 इज इक्वल टू F2, सबके मैग्नीट्यूड बराबर है ना। लेट्स से सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। F3 इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लेट्स से अपन ने मान लिया सबका मैग्नीट्यूड कितना है? F। इन सबका मैग्नीट्यूड कितना है? F। तो इस F1 की जगह पे मैग्नीट्यूड में अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? तो ये हो जाएगा √3/2 F I कैप प्लस F J कैप। ये हो गया आपका F1 वेक्टर, ठीक है। दिस विल बी योर F1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब F2 वेक्टर बताइए ना, बताइए कितना हो जाएगा? तो आप बताइए फटाफट। इधर अगर हम रिजॉल्व करें इसको तो इस तरफ कितना होगा? F2 cos 30 है कि नहीं, और इधर रिजॉल्व करें तो कितना होगा? F2 sin 30 लिख ही रखा है हमने।
तो F2 को अपन क्या लिख सकते हैं, F2 एज अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F2 cos 30 माइनस आई कैप, F2 cos 30 माइनस आई कैप प्लस F2 sin 30 जे कैप। ठीक है, F2 हो गया ये cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब आपका, √3/2, √3/2 ये हो गया माइनस आई कैप प्लस F2 यहां पे है sin 30, sin 30 मतलब हो गया आपका 1/2 जे कैप। ठीक है, F2 के जगह पे अपन F लिख सकते हैं, अभी आपने देखा भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे F माइनस F √3/2 आई कैप प्लस F/2 जे कैप, ये हो गया आपका F2 वेक्टर। दिस इज बेसिकली योर F2 वेक्टर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। F3 वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, ये तो भाई साहब सिर्फ इस डायरेक्शन में है, इसका तो x में कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि x के साथ इसकी एंगल कितनी है 90 डिग्री की, और cos 90 होती है आपकी 0। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, F3 एज अ वेक्टर कैन बी रिटन एज F3 cos 90 आई कैप प्लस यहाँ पे F3 इनटू भाई साहब जे कैप, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो ये तो आपका cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो गया माइनस F3 जे कैप। अभी F3 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, F। ठीक है, F जे कैप, तो ये हो गया आपका F3। ठीक है, तीनों को भाई साहब ऐड कर लो। ठीक है, सो एडिंग F1 प्लस F2 प्लस F3, ये कितना हो जाएगा बोलो, √3/2 F आई कैप प्लस F जे कैप। ठीक है, इधर कितना हो गया, माइनस F √3/2 आई कैप प्लस F/2 जे कैप प्लस √3/2 F आई कैप प्लस F जे कैप। ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2 F, ये वाला देखो F ये वाला दोनों माइन कैंसिल हो गया, F जे कैप है, क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे, हाँ ये माइनस F जे कैप होगा ना, सॉरी माइनस। ठीक है, तो ये वाला होगा आपका माइनस, दिस विल बी माइनस F जे कैप, ये भाई साहब कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे यार ये क्या हो गया, F/2, हाँ ये F/2 होगा ना, अरे यार क्या कर रहा हूँ भाई साहब, F/2। ठीक है, तो ये होगा भाई साहब आपका सो ये हो गया आपका F/2 जे कैप। ठीक है, F/2 जे कैप, और हाँ उधर रुक जा, और √3/2 F3, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 5√3 F/2 जे कैप। ठीक है, ये F/2 जे कैप और F/2 जे कैप। ठीक है, इसको तो अपन कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका कितना, माइनस F जे कैप। ठीक है, क्लियर है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, कितना बचा बोलो यहाँ पे, F/2 जे कैप प्लस F/2 जे कैप माइनस F जे कैप, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, F जे कैप माइनस F जे कैप, सो दिस विल बी हाउ मच, 0। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आतम, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, सो देखो अभी हम बात करेंगे भाई साहब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली अ पोजीशन वेक्टर। तो अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, देखो a vector that represents the position of a point in magnitude and direction with respect to a coordinate system। तो अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z, तीनों एक्सिस में कुछ है आपका भाई साहब x, y और z। तो आपका पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, देखो O से कितनी दूर पे है ये, x, y और z मतलब क्या है, O के कंपैरिजन में O इज द कॉमन पॉइंट ऑफ x, y एंड z, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो O से इस पॉइंट P का भाई साहब क्या डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर दैट इज, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देखो पोजीशन वेक्टर ओपी, ये पॉइंट P जो है 3 डायमेंशनल है, दिस पॉइंट P इज बेसिकली व्हाट बच्चा पार्टी, 3 डायमेंशनल।
3D है भाई साहब, ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट का पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो अपन ओपी को क्या बोल सकते हैं बच्चा बाड़ी, ओपी विल बी इक्वल टू लेट्स से वेक्टर आर। इस वेक्टर आर को अपन पोजीशन वेक्टर में कैसे, जैसे एक्स वाई और जेड अगर है इसका पोजीशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स में ये मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस में ये मैग्नीट्यूड और जेड एक्सिस में ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये हो जाएगा। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब अभी आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू पोजीशंस, दो किसी भी पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बी पोजीशन दिया हुआ है x2 y2 और z2, और ए की पोजीशन दी हुई है x1 y1 और z1। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये आपका भाई साहब हो गया r1 और ये हो गया आपका r2। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। इट इज ड्रॉन एज एन एरो फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे भाई साहब हमने एरो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस x2 z y1, ये हो गया। r2 की वैल्यू ये हो गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो ये आपका r2 और ये आपका r1। तो अगर आप r1 से r2 की तरफ जाते हो, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कोई बॉडी यहां से यहां मूव हुई है तो उसका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ p2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p1, दैट इज r2 माइनस r1। अभी r2 की वैल्यू क्या है बोलो, ये हो गई भाई साहब आपकी r2 की वैल्यू है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया भाई साहब r2 का वैल्यू। और r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू है भाई साहब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अभी देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन i और i में ही होगा, j और j में ही होगा और k और k में ही होगा। i और j के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, सिमिलरली i और k के साथ नहीं हो सकता, सिमिलरली j और k के साथ नहीं हो सकता। तो अपन अगर इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब एक सवाल दिया हुआ है, सिंपल सा एक सवाल है और इसको सिंपल तरीके से ही करना है। चलिए फटाफट से इसको जरा कीजिए। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P235 टू अ पॉइंट Q345, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट करना भाई, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
ओए ओए ओए, क्या हो रहा है? आर वी डन? ठीक है, तो आपका ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए। आपका स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होगा? स्केलर। ठीक है, तो आपका अगर हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, लेट्स से दोनों में अगर ऐसे मिनिमम डिफरेंसेस अपन देख लेते हैं। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है भाई साहब? व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट है आपका स्केलर। ठीक है, और इसका रिजल्ट है आपका क्या? वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका वेक्टर। ठीक है, ओके। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? और डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलिए भाई साहब इसका दूसरा हम रूपांतरण ले लेते हैं। लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे अगर a इंटू बी, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। a इंटू बी, ये क्या हो जाएगा बोलो? मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b साइन थीटा और ये n। ये आपका ये क्या है भाई साहब? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b, टू प्लेन ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हो गया भाई साहब सेकंड डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी भाई साहब और क्या और क्या और क्या और क्या, तो आपका भाई साहब थर्ड डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए। तो मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, ये वाला क्या है भाई साहब? a इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर b इंटू ए। आर बी क्लियर? ये क्रॉस प्रोडक्ट भाई साहब बराबर नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स बताओ भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? स्केलर प्रोडक्ट, आपने देखो वर्क डन पड़ा हुआ है, वर्क डन। ठीक है, एनर्जी, ये आपके भाई साहब क्या है? दीज आर स्केलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका वेक्टर। जैसे आप पढ़ेंगे आगे चलकर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, दिस इज बेसिकली टॉर्क को अपन ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका टॉर्क। दिस विल बी आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये बेसिकली। ठीक है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको, ये आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये आपके स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के डिफरेंसेस हैं। बहुत ज्यादा हम इसको करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स a एंड b। तो अपन भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपके दो वेक्टर्स हैं देखो। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स a एंड b डिनोटेड बाय a इंटू b। मतलब a को आप देखो, बहुत आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा। अगर भाई साहब आपने दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। बोथ दोनों में भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आप किसी को भी कोई चीज नहीं लिख सकते। इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा, इसका रिजल्ट स्केलर आएगा। सो बी वेरी प्रिसाइज एज टू व्हाट यू वांट टू डिनोट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर एब्सोल्युटली टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है,
So scalar product or dot product of any two vectors a and b is denoted by a into b is defined as the product of the magnitude with the cosine of the angle between them. a into b is a b cos theta, a b cos theta. अभी b cos theta मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये आपका b है और ये आपका a है, ये सब भूल जाओ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका भाई साहब b है और ये आपका a है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं a cos थीटा लूं, ध्यान से देखो, ठीक है, ये a है, ठीक है, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो आपका भाई साहब ये वाला अगर मैं इसको यहाँ पे इसका कंपोनेंट निकालूं तो ये हो जाएगा a cos थीटा। इसी तरह से भाई साहब ये b है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा, तो इसका कंपोनेंट मैं अगर इधर निकालूं तो ये हो जाएगा b cos थीटा। देखो जो आपका कोई भी वेक्टर है, समझो ये कोई भी वेक्टर है, बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। ये आपका कोई भी वेक्टर है, लेट्स से x वेक्टर है, ये चलिए x वेक्टर है, ठीक है, और लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ या कोई भी लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है भाई साहब थीटा, ये कोई लाइन है इसके साथ, तो इसका कंपोनेंट यहाँ कितना होगा, x cos थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाला जो लेंथ आपको मिल रहा है ये होगा x cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से भाई साहब देखो ये है a, तो इसका कंपोनेंट इधर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब a cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक है भाई साहब b, इधर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा b cos थीटा। मतलब आप इसको दोनों तरफ से लिख सकते हो, a इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ b, तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन या कॉम्पोनेंट दोनों भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b का प्रोजेक्शन a पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने b को a में घुमा दिया तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा b cos थीटा, अगर मैंने a को b में घुमाया तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा a cos थीटा, ठीक है। तो भाई देखो रिजल्ट तो यही है a b cos थीटा, इसको तुम a इंटू b cos थीटा बोलो या a cos थीटा इंटू b बोलो। अगर a इंटू b cos थीटा बोला तो ये जो b cos थीटा है ये भाई साहब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a cos थीटा इंटू b प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका स्केलर प्रोडक्ट, सिंपल है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो जैसे आपको भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है एक सवाल छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक सवाल भाई साहब, ठीक है, ओके। आपका यहाँ पे वेक्टर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो ना ध्यान से देखो भाई साहब, ठीक है। वेक्टर a की वैल्यू भाई साहब कितनी दी हुई है, वेक्टर मॉड ऑफ a, ठीक है, ये आपका मॉड ऑफ a है दैट इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ b है दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो a मॉड सॉरी वेक्टर a इंटू वेक्टर b स्केलर प्रोडक्ट, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अभी भाई साहब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 60 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a दैट इज 2, मॉड ऑफ b ये कितना हो जाएगा भाई साहब 3, ठीक है, cos ऑफ 60, so that is going to be how much 2 into 3 into cos of 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, cos of 60 will be 1/2, cancel them, so this will be 3, vector a into vector b that will be equal to 3। are we clear on this one people, हम समझ में आता हूँ, ठीक है, okay, that would be it from my end for today।